हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यह है टेस्ट यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 प्री के लिए एंड दिस इज़ फॉर पॉलिटी। लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। विच अमंग फॉलोइंग आर दी सैलिएंट फीचर्स ऑफ ग्राम न्यायालयज एक्ट। फर्स्ट देखिए, द ग्राम न्यायालय shall be a court of judicial magistrate of the first class and its presiding officer shall be appointed by the state government in consultation with the high court. Second, the gram nyayalaya shall be a mobile court and shall exercise power of civil as well as that of the criminal court. Third, the gram nyayalaya shall be established for every panchayat at the intermediate level or a group of contiguous panchayats at intermediate level in a district, or where there is no panchayat intermediate level in any state for a group of contiguous panchayats. तो जो ग्राम न्यायालय एक्ट के क्या फीचर्स थे, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन देखिएगा। यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट। इसमें देखेंगे कैसे, तो ग्राम न्यायालय ये क्या होना चाहिए, अ कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, ठीक है, एंड इट्स प्रिसाइडिंग ऑफिसर शैल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। एंड ये मोबाइल कोर्ट होना चाहिए, इसके पास सिविल एज वेल एज क्रिमिनल कोर्ट की पावर है, और ये इट शुड बी एस्टेब्लिश्ड फॉर एवरी पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल। तो यह देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। द ग्राम न्यायालय एक्ट ऑफ 2008 हैज़ बीन एनेक्टेड to provide for the establishment of gram nyayalayas at grassroots level for the purpose of providing access to justice to citizens at their doorsteps and to ensure that the opportunity for securing justice are not denied to any citizen due to social, economic or any other disability. तो ये क्या था, किसके लिए किया गया, एक्सेस टू जस्टिस एट द डोर स्टेप्स, ठीक है। तो अब क्वेश्चन सेकंड देखेंगे, विच आर दी सैलिएंट फीचर्स ऑफ द फैमिली कोर्ट्स एक्ट ऑफ 1984। फैमिली कोर्ट्स के बारे में फर्स्ट देखिए, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। सेकंड है, इट प्रोवाइडेड ओनली वन राइट ऑफ अपील एंड दैट शैल लाई टू द हाई कोर्ट। थर्ड, इट मेक्स इट ऑब्लिगेटरी ऑन द स्टेट गवर्नमेंट to set up a family court in every city or town with population exceeding 1 million. तो जो फैमिली कोर्ट एक्ट ऑफ 1984 के फीचर्स देखेंगे, कौन सा सही है इसमें, तो यहाँ सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट। तो इसका क्या था कि इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड इन द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। स्टेट गवर्नमेंट जो है सेटअप करेगी इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। और इट प्रोवाइडेड फॉर ओनली वन राइट ऑफ अपील, एक ही अपील कर सकते हैं इसके डिसीजन के अगेंस्ट में, एंड दैट शैल लाई टू हाई कोर्ट, वह भी हाई कोर्ट में। और इट मेक्स इट ऑब्लिगेटरी ऑन द स्टेट गवर्नमेंट टू सेट अप फैमिली कोर्ट इन एवरी सिटी विद पॉपुलेशन एक्सीडिंग 1 मिलियन। किसी भी टाउन में अगर 1 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ स्टेट गवर्नमेंट को जो है फैमिली कोर्ट सेटअप करना होगा, ये ऑब्लिगेटरी है, ठीक है। ये देखिए, द फैमिली कोर्ट्स एक्ट ऑफ 1984 वॉज एनेक्टेड to provide for the establishment of family court with a view to promote conciliation and secure speedy settlement of disputes relating to marriage and family affairs. For example, कैसे disputes that the matters relating to spouses or either of them and the declaration of legitimacy of any person, guardianship of a person or the custody of any minor, maintenance of wife, children and parents. तो इस टाइप के जो केसेस है उन्हें जो फैमिली कोर्ट है वह हैंडल कर सकती है। इस कारण से जो फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 एनेक्ट किया गया, ठीक है। ये देखिए, टू प्रमोट सिक्योर स्पीडी सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। अब क्वेश्चन 3 देखेंगे, कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में, द अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट जज इन अ स्टेट आर टू बी मेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। सेकंड, a person to be appointed as district judge should not already be in the service of the central or the state government. Third, he should be recommended by the high court for appointment. तो कौन सा सही होगा सोचिए, यहाँ सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट पोस्ट के बारे में ये देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन है जैसे जो अपॉइंटमेंट है डिस्ट्रिक्ट जज का कौन करते हैं, गवर्नर साहब करते हैं इन कंसल्टेशन विद दी हाई कोर्ट। सेकेंड ये है कि ही शुड नॉट be in the service of central or state government, and third, he should be recommended by high court for the appointment, and appointment करते कौन है, गवर्नर साहब। देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। फोर्थ कंडीशन देखिए, he should have been pleaded for 7 years, 7 साल की वकालत, ठीक है। Consider the correct statements about the civil appellate jurisdiction of the high court. हाई कोर्ट के civil appellate jurisdiction के बारे में देखिए। फर्स्ट, the first appeal
द फर्स्ट अपील फ्रॉम द ऑर्डर्स जजमेंट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, additional district courts and other subordinate courts lies directly to the High Court on both the question of law and fact if the amount exceeds the stipulated limit. Second, the second appeals from the orders, judgments of the district court or other subordinate court lie to the High Court in the cases involving question of law only. तो पहले स्टेटमेंट्स को सही से समझिए फिर देखिए. तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा सी, बोथ 1 and 2. देखते हैं. तो सिविल अपीलेट जुरिस्डिक्शन के बारे में पूछा गया था, जिसमें इसमें कहा है जो फर्स्ट अपील होगी जजमेंट्स जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, वो हाई कोर्ट में की जाएगी ऑन बोथ द क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट. ठीक है, फर्स्ट अपील ऑन द बोथ ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट शैल लाई डायरेक्टली टू द हाई कोर्ट. ठीक है, एंड सेकेंड अपील है जो वह भी हाई कोर्ट में की जाएगी परंतु ओनली द क्वेश्चन ऑफ लॉ. ठीक है, नॉट ऑन द फैक्ट. तो ये याद रखना है. ये देखिए. और थर्ड कंडीशन क्या है सिविल अपीलेट जुरिस्डिक्शन में, ये देखिए, अपील्स फ्रॉम द डिसीजंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ट्रिब्यूनल्स लाई टू द डिवीजन बेंच ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द एग्रीड पार्टी टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल्स विदाउट फर्स्ट गोइंग टू द हाई कोर्ट. ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई पहले हाई कोर्ट जाइए फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कीजिए. ठीक है. देन यह है द कोलकाता, मद्रास एंड बॉम्बे हाई कोर्ट्स हैव प्रोविजंस फॉर इंट्रा कोर्ट अपील्स. ये क्या है, दैट व्हेन अ सिंगल जज ऑफ द हाई कोर्ट हैज डिसाइडेड अ केस एन अपील फ्रॉम सच अ डिसीजन लाइज टू द डिवीजन बेंच ऑफ द सेम हाई कोर्ट. ये याद रखना है. ठीक है. तो ये चार थे सिविल अपीलेट जुरिस्डिक्शन में हाई कोर्ट के. अब क्वेश्चन 5 देखिए, विच अमंग फॉलोइंग कम अंडर द परव्यू ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट. हाई कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में. फर्स्ट है जैसे डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. सेकंड, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स. थर्ड, मैटर्स ऑफ एडमिरलिटी, विल, मैरिज, डिवोर्स, कंपनी लॉज एंड कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट. इनमें से कौन सा है जो हाई कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंडर में आता है? तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा सी, ऑल ऑफ द अबव. ये सभी हाई कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के परव्यू में हैं. जैसे जो इलेक्शन डिस्प्यूट्स है MPs एंड MLAs के, देन फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स और द मैटर्स ऑफ विल, मैरिज, डिवोर्स, कंपनी लॉज एंड कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये सभी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में हैं. इनके अलावा क्या है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में, वो देखेंगे मैटर्स रिगार्डिंग रेवेन्यू मैटर्स और इन एक्ट ऑर्डर्ड और डन इन रेवेन्यू कलेक्शन. देन द केसेस ऑर्डर्ड टू बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम ए सबऑर्डिनेट कोर्ट इन्वॉल्विंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में है. ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होता है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मीन्स द पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू हियर डिस्प्यूट्स इन द फर्स्ट इंस्टेंस नॉट बाय द वे ऑफ अपील. जो यह मैटर्स थे उनमें अपील के द्वारा नहीं बल्कि फर्स्ट इंस्टेंस सीधा डायरेक्टली हाई कोर्ट में जा सकते हैं. तो ये थे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. ओके. अब क्वेश्चन 6 देखेंगे, द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ जज ऑफ द हाई कोर्ट एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट व्हेन. सोचिए, फर्स्ट है जैसे द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज वैकेंट. सेकंड, द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज टेम्पररीली एब्सेंट. थर्ड, द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस. फोर्थ, appointed to act temporarily as the judge of the Supreme Court if the Chief Justice of High Court is appointed to act temporarily as the judge of the Supreme Court. तो किस कंडीशन में जो है राष्ट्रपति किसी हाई कोर्ट जज को हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस एक्ट करने के लिए जो है ये ड्यूटीज़ देते हैं. तो सोचिए यहाँ सही ऑप्शन होगा बी, जिसमें 1, 2 एंड 3. तो फोर्थ है जो ये रॉन्ग है. ठीक है. तो जब हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की ऑफिस या तो वैकेंट हो या एब्सेंट हो, वो या जो अपनी ड्यूटीज है वो परफॉर्म नहीं कर सकते, ऐसी कंडीशन में द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ए जज ऑफ द हाई कोर्ट एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट. ओके. देन नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन 7. विच अमंग फॉलोइंग आर द स्पेशल पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट देखिए, इट डिसाइड्स द डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट. Second, it inquires into the conduct and behavior of the chairman and members of the UPSC. Third, it is authorized to withdraw the cases pending before the high courts and dispose them by itself. तो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स कौन सी है इसमें देखेंगे. तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द अबव. सुप्रीम कोर्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट.
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ। और MPs एंड MLAs की कौन करता है, वो हाई कोर्ट करता है। एंड प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के डिस्प्यूट्स सुप्रीम कोर्ट। एंड इट इंक्वायर्स इनटू द कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द UPSC। and it is authorized to withdraw the cases pending before high courts and dispose them by itself। यह है पावर सुप्रीम कोर्ट की। अब क्वेश्चन 8 देखिए, consider the statements with respect to the supreme court judges। फर्स्ट है the constitution has not fixed the tenure of judges। second, he can resign from his office by writing to prime minister। third, he can be removed from the office by the president, that on the recommendation of the parliament। for they hold office until they attain the age of 65 years। तो इसमें कौन सा सही है सुप्रीम कोर्ट जजेस के बारे में? तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा बी, जिसमें है 1, 3 एंड 4। इट मीन्स सेकंड इज रॉन्ग। सेकंड रॉन्ग क्यों है? क्योंकि वह जो सुप्रीम कोर्ट जज अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं, ना कि प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फिक्स्ड द टेन्योर, फिक्स नहीं किया टेन्योर। हालांकि वह क्या, जब तक 65 साल की उम्र एज हो जाए जो है ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। दे होल्ड ऑफिस अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स एंड दे कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो ये तीनों सही है। ये देखिए, द जज कैन रिजाइन फ्रॉम ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन 9 देखेंगे, कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रीएम्बल। इट इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस एंड इट इज़ नॉट अमेंडेबल। तो सोचिए कौन सा सही होगा। यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ए, ओनली 1। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस। ओके, इट इज़ नॉट अमेंडेबल, ये रॉन्ग है, बिकॉज द प्रीएम्बल इज अमेंडेबल। ठीक है, ये देखेंगे, एंड इट इज़ अमेंडेबल एंड सो फार इट हैज़ बीन अमेंडेड ओनली फॉर वंस, एंड वह भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, जिसके द्वारा 3 वर्ड्स इंसर्ट किए गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था? जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय पंडित नेहरू। तो ये याद रखना है दैट प्रीएम्बल इज अमेंडेबल। अब क्वेश्चन 10 देखेंगे लास्ट, द प्रोविजन ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी इज टेकन फ्रॉम। जो ये प्रोविजन है कहाँ से लिया गया? तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट, VMR कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। दैट द प्रोविजन ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी इज टेकन फ्रॉम VMR कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। तो ये याद रखना है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।